उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता कल्याण सिंह का कल रात लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। कल्याण सिंह 89 साल के थे। लंबे समय से वो एसजीपीजीआई में भर्ती थे। कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे। कल रात कल्याण सिंह का निधन। लखनऊ में सोमवार को राज्य के सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 30 साल पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे कल्याण सिंह। तब अयोध्या में राम मंदिर बनाने की शपथ ली थी। कल्याण सिंह के घर के बाहर से मेरे सहयोगी समर्थ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समर्थ, लगातार शोक संदेश भी आ रहे हैं, ट्वीट करके सभी लोग शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन अभी वहां पर कौन कौन लोग पहुंचे हैं? देखिए, भाजपा की जय, पराजय और पुनरुत्थान के प्रतीक थे कल्याण सिंह और मैं इस वक्त उन्हीं के घर के बाहर मौजूद, घर के अंदर मौजूद हूं और तस्वीर आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि शव यात्रा जो है वो भी निकलनी है। उसके अलावा शव जो है अभी फिलहाल 9 से लगभग जो है 11 बजे तक यहाँ पर रखा जाएगा। उसके बाद विधान भवन जो है शव रखा जाएगा 11 बजे से 1 बजे तक। उसके बाद शव को भाजपा कार्यालय में 3 बजे तक रखा जाएगा। उसके बाद 3:30 बजे उनको जो है यह बस के जरिए अलीगढ़, जहां तरौली उनका जो पैतृक गांव है, वहां ले जाया जाएगा और वहां पर स्टेडियम में रखा जाएगा, जिससे कि लोग फाइनल जो आखिरी दर्शन होते हैं वो कर पाए। इसके अलावा अगले दिन अलीगढ़ में ही स्टेडियम में शव के पास रखा जाएगा और फाइनल राइड जो है वो उनके बुलंदशहर में जो गंगा घाट है वहां पर होने हैं। और शोक संदेश इस तरह से आ रहे हैं, एक तरह से सूत्रधार रहे हैं भाजपा की राजनीति के। भाजपा की जो पोजीशन जो रूट लेवल पे यूपी में स्ट्रांग हुई, उसका सूत्रधार कल्याण सिंह को ही माना जाएगा। 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। राम जन्मभूमि मूवमेंट में उनका अहम रोल रहा। 1992 जो विवादित ढांचे का विध्वंस था, उसकी जिम्मेदारी उन्होंने ली और खुद सीएम पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो ये कुछ उनकी चीजें थी और भाजपा में शोक की लहर है। हमने अभी यूपी लॉ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक से बात करी, वो इमोशनल हो गए और उन्होंने कहा बाबूजी हमारे बहुत करीब थे, न केवल राजनीतिक तौर पर बल्कि पर्सनल तौर पर। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, बल्कि विपक्ष के जो नेता हैं, भले अखिलेश यादव हो, मायावती हो, सबने शोक व्यक्त किया है। पर अपडेट अगर आप यहां से कहेंगे तो ये है कि फिलहाल घर में तैयारियां चल रही हैं। जैसा कि मैं एक बार फिर से आपको दिखाऊंगा कि लगातार घर में तैयारियां चल रही हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस भी आ गई है, लीडर्स भी आ गए। और सामने आपको मैं दिखाऊंगा, सामने अगर मेरे कैमरामैन संजय जूम करके दिखाएंगे आपको, तो वो जो आप सामने देख रहे हैं उसी में जो है कल्याण सिंह जी का शव रखा है। यहाँ पर जो अंतिम दर्शन है घर में 9 बजे से 11 बजे के बीच में होंगे, जब मिनिस्टर्स, नेतागढ़ सब यहाँ पर आएंगे। और उसके बाद विधान भवन जो है शव ले जाया जाएगा और उसके बाद भाजपा कार्यालय और जेपी नड्डा खुद यहाँ लखनऊ आने वाले हैं और पूरा एक रथ यात्रा के साथ एयरपोर्ट तक लखनऊ के भाजपा कार्यालय से ले जाया जाएगा। तो गमगीन है उत्तर प्रदेश और यूपी की भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि एक रूट लेवल जो होती है पार्टी की, वो कोई ना कोई ऐसा नेता उभर के सामने आता है जो पार्टी को एक रिस्पेक्टेड स्टेट में एक ऑर्गेनाइजेशनल तौर पर जो है स्ट्रांग करता है। और कल्याण सिंह भाजपा के लिए उन्होंने यही काम किया था। उस वक्त जो है इतना भाजपा की पोजीशन स्ट्रांग नहीं थी, बट उस मूवमेंट के बाद से जिस तरह से कल्याण सिंह फोरफ्रंट पे आए और जिस तरह से भाजपा को उनके साथ उनका रहा, वो याद किया जाएगा। और यही रीजन है, भले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, और सीएम योगी के भी यहाँ पर आने के चांसेस हैं। यहाँ पर सीएम योगी भी 9 बजे के बाद किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकते हैं। और अंतिम दर्शन जैसा कि चल रहा है, बैक टू बैक नेता आ रहे हैं, लॉ मिनिस्टर अभी आए हैं और अभी बीजेपी चीफ स्वतंत्र देव सिंह भी यहाँ पर आने वाले हैं। तो ओवरऑल कहा जा सकता है एक बड़ा लॉस है उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए। इसके जितना भी हम क्या शब्द हमारे पास नहीं है, क्योंकि एक तरह से गमगीन हो गया उत्तर प्रदेश। जी बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए। फिलहाल 9 से 11 बजे घर रखा जाएगा। समर्थ मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। आज भाई बहनों की प्यार का त्योहार है रक्षाबंधन और इस मौके पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को एक नन्ही बच्ची ने राखी बांधी। छोटा कार्यकर्ता दे दो, इसको दे दे, बताओ जी को दे दो, हम वाली गाड़ी तैयार हो गई भैया, कर लिया हम लोग मिलने जाएंगे भैया जी, डॉक्टर साहब से हम लोग मिलने।
एक तरफ तालिबान अफगानिस्तान में कोहराम मचा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में उनके नए नए हमदर्द भी सामने आने लगे हैं। हालांकि बंदूक वाले तालिबानी राज की तारीफ करने वाले शायर मुनव्वर राणा मुश्किल में पड़ गए हैं। लखनऊ के थाने में उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया है, लेकिन इस सख्ती के बावजूद कई बयानवीर बेतुके बोल से बाज नहीं आ रहे। उनके यहाँ है, उससे ज्यादा क्रूरता तो हमारे यहाँ भी है, लेकिन उन्होंने किसी हिंदुस्तानी को मारा नहीं। जितने AK-47 उनके पास नहीं होंगे उससे 2 गुना तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान के माफियाओं के पास है। तो कामराज है, रामराज नहीं, विष्णु रामराज नहीं। अफगानिस्तान में तालिबान राज के कसीदे पढ़कर मुनव्वर राणा ने अपनी मुश्किलें बढ़ा ली हैं। बंदूक के दम पर सत्ता हासिल करने वाले तालिबानियों का गुणगान मुनव्वर राणा को भारी पड़ गया है। मुनव्वर राणा ने जिस तरह तालिबानियों के हथियार उठाने को जायज बताया, वो लोकतंत्र की भावनाओं के खिलाफ है। सबसे ज्यादा नाराजगी मुनव्वर राणा के उस बयान पर है जिसमें उन्होंने महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबानियों से की थी। अब केंद्र सरकार के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी मुनव्वर राणा के इस बेसुरे राग का जवाब दिया है कि जब भगवान आचार्य वाल्मीकि से रामायण लिखवाने जैसा काम ले सकता है, तो मुमकिन है कि ये भी इनको भी भगवान अकल दे कि इंसान की तरह शहर में हमें इंसान की तरह रहना चाहिए, जंगली की तरह नहीं रहना चाहिए। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कही और यही देश के लोगों का संकल्प है कि आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस। और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा कि हम आतंकवाद के नहीं न साथ हैं और न विस्तारवाद के साथी हैं। किसी भी तरह का आतंकवाद या किसी भी तरह का विस्तारवाद इंसानियत का दुश्मन होता है। ये बात कही। अब कुछ लोग अगर यहाँ पर अपनी बेसुरी राग आलाप रहे हैं तो ये लोगों की आवाज कतई नहीं हो सकता, और लोगों की आवाज नहीं हो सकता तो ये बात समझ लेना चाहिए कि आइसोलेटेड वॉइसेस को खुद समाज रिजेक्ट करेगा। शायर मुनव्वर राणा अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन वो तालिबान की इस तरह हिमायत करेंगे ये किसी ने नहीं सोचा होगा। यही वजह है कि अब तमाम संगठन मुनव्वर राणा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर उतर आए हैं। लखनऊ के हजरतगंज थाने में अखिल भारत हिंदू महासभा और सामाजिक सरोकार फाउंडेशन की शिकायत पर मुनव्वर राणा के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। इसी थाने में अंबेडकर महासभा ने भी मुनव्वर राणा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मुनव्वर राणा की जुबान से तालिबान के समर्थन वाली बात निकली तो वाकई बहुत दूर तक चली गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सख्ती का असर सियासतदानों पर भी पड़ रहा है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार पूरा जोर लगा रही है, लेकिन कुछ नेता इस ऑपरेशन पर भी बेतुकी बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। भारत में पैदा हुए, अब भारत का पानी पिए, भारत का खा पी के ठीक ठाक हो गए तो यहाँ से माल लेकर के चले गए हुआ। बहुत अच्छे नहीं है यहाँ इतना बढ़िया वातावरण है। हलिए गंगा जी में सुबह देखिए कितने नाव पे बैठ के लोग घूम रहे हैं। यहाँ के घूमना चाहिए। तो क्या जो वहाँ जाने वाले के लटकोट टाइप के लोग नहीं, ये देश को लूट के लेके भागने वाले लोग हैं। देश में शिक्षा लेंगे और जाएंगे विदेश में काम करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबानी मनमानी कर रहे हैं, सरेआम गोलीबारी कर रहे हैं, हर तरफ दहशत का माहौल है। ऐसे में उनका समर्थन करने वालों और बेतुके बयानों पर सवाल लाजमी है। आज तक ब्यूरो। पूरा अफगानिस्तान तालिबान के आतंक की गिरफ्त में है और एक तरफ तालिबान माफी और शांति की बातें कर रहा है, दूसरी तरफ हक्कानी नेटवर्क को काबुल की कमान देकर उसने बता दिया है कि वो बदला नहीं है और न ही बदल सकता है। तालिबान के इस कदम से पाकिस्तान के आतंकी प्लान का भी पर्दाफाश हुआ है। अफगानिस्तान की धरती पर खूनी खेल खेलने वाले तालिबान का असल चेहरा दुनिया के सामने आता जा रहा है। बंदूक की जोर पर सत्ता हथियाने के बाद तालिबान ने आम लोगों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी हैं। और अब तालिबानियों ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे उनके खूंखार चेहरे और अफगान फतेह के पीछे पाकिस्तान के पूरे प्लान का पर्दाफाश हो गया है। हाथों में हथियार थामे और काबुल की सड़क पर सरेआम घूमता ये मोस्ट वांटेड आतंकी खलील हक्कानी है। इस आतंकी का संगठन पाकिस्तान की पनाह में पनपता है।
और इसके सिर पर अमेरिका ने $5 मिलियन यानी करीब 37 करोड़ 15 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। खबर है कि अफगानिस्तान के शहर शहर में विद्रोह के बीच तालिबान ने काबुल की सुरक्षा का जिम्मा खलील हक्कानी को सौंप दिया है। तालिबान की इस हरकत से पाकिस्तान के अफगान वाले चेहरे का पर्दाफाश हो गया है। तालिबान कह रहा है कि वो बदला हुआ है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। पिछले 5 दिनों में उसकी क्रूरता, उसकी हवानियत, उसकी बर्बरता सामने नजर आई है। साफ तौर पर नजर आता है कि तालिबान 10 और 20 में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। अभी तालिबान ने अफगानिस्तान में खास करके काबुल की सुरक्षा जो है हक्कानी को सौंप दी है। हक्कानी जो है एक जबरदस्त खूंखार आतंकी है, जिसको लगभग 20 साल से क्वेटा शोरा में अमेरिकन से पाकिस्तान ने बचा के रखा है। इसके वहां आ जाने से साफ तौर पर नजर आता है कि क्रूरता, बर्बरता और हवानियत जो है और बड़े पैमाने पर बढ़ेगी, न कि कम होगी। हक्कानी का मतलब है हत्या, सर कलम करना, हाथ पैर काटना, हमला करना, सुसाइड अटैक और अपहरण। तालिबान सरकार बनाने की तैयारी में जुटा है, लेकिन जिस तरह से आजादी की चिंगारी उठ रही है उससे तालिबान तिलमिलाया हुआ है। पंजशीर घाटी में नॉर्थ एलायंस ललकार रहा है तो शहर शहर विद्रोह की आवाजें भी उठ रही हैं। तो क्या इसी बौखलाहट का नतीजा है हक्कानी नेटवर्क? हक्कानी नेटवर्क के हवाले काबुल सौंपने का मतलब है कि फिर से खौफ का माहौल बनाना, फिर से लोगों के दिलों में डर बिठाना। काबुल एयरपोर्ट पर भी जन सैलाब से तालिबान परेशान है। अब हक्कानी नेटवर्क पर काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा का भार है, जो हर बात का जवाब गोली से देते हैं। इस फैसले से तालिबान ने उस वादे को भी तोड़ दिया जो दोहा की बातचीत में अमेरिका से किया था। दोहा की बैठक में तालिबान ने भरोसा दिया था कि आतंकवादियों को अपनी जमीन पर पनपने नहीं देगा। अब सभी को ये डर सता रहा है कि कहीं अलकायदा फिर से अफगानिस्तान में पैर न जमा ले। खूंखार हक्कानी नेटवर्क को जलालुद्दीन हक्कानी ने बनाया। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर तालिबान के ठिकानों को सुरक्षा देता था। जलालुद्दीन के बाद उनका बेटा सिराजुद्दीन हक्कानी के हाथों में कमान है, जिसे अमेरिका ने मोस्ट वांटेड घोषित कर रखा है। हक्कानी नेटवर्क पर अमेरिका ने $50 लाख का इनाम भी रखा है। हक्कानी का पाकिस्तान कनेक्शन भी है। वजीरिस्तान में उसके ट्रेनिंग कैंप हैं। अलकायदा से भी इसके करीबी रिश्ते हैं। हक्कानी नेटवर्क का इतिहास भी खौफनाक रहा है। 2008 में हक्कानी नेटवर्क ने काबुल के सेरेना होटल पर हमला किया, तो 2012 में खोस्ता के अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। 2017 में काबुल के जर्मन दूतावास के पास ट्रक बम से हमला किया। हक्कानी नेटवर्क ने कभी पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई पर भी हमले की कोशिश की थी। अब उन्हीं के साथ काबुल की सुरक्षा को लेकर बैठक हुई। आज तक ब्यूरो। बड़ी खबर, पहले इंडिगो और एयर इंडिया दोनों की फ्लाइट से पहुंचे हैं नागरिक। इस वक्त आपको बता दें कि दिल्ली ये फ्लाइट्स लैंड हुई हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट इनका हुआ है, जिसका इंतजार अभी हो रहा है। 237 भारतीयों को लेकर काबुल से लौटे हैं 2 विमान। ये बड़ी खबर अभी तक की। 237 यात्री काबुल से 2 विमान लौटे हैं। भारत पहुंचे हैं 87 भारतीयों का एक दल, जो कि पहुंचा है एयर इंडिया के विमान से भारत पहुंचा है। सबसे पहले इनका आरटीपीसीआर टेस्ट होगा। इंडिगो के विमान में 60 लोगों की वतन वापसी हुई है। इमिग्रेशन और कस्टम विभाग से होते हुए ये लोग बाहर आएंगे। हालांकि इस बीच विस्तारा के विमान से भी 75 लोग लौटे हैं। इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि सबसे पहले आरटीपीसीआर रिपोर्ट का इंतजार रहेगा और इसके बाद यात्री बाहर आएंगे। काबुल से भारत पहुंचे 87 भारतीयों का यह दल। दोहा से आने वाली पहली इंडिगो की फ्लाइट में भी 60 भारतीय आए हैं और तजाकिस्तान से कुल 94 नागरिक आए हैं, जिनमें 87 भारतीय, 2 नेपाली, 5 डिप्लोमेट हैं। अफगानिस्तान पर कब्जे के 6 दिन बाद भी तालिबान के छक्के छूट रहे हैं। खोश, जलालाबाद, कंधार, काबुल में बगावत लगातार सुनाई दे रही है। 6 दिनों में तालिबान कई मोर्चों पर उखड़ चला है। कूटनीतिक मोर्चे पर उसे ज्यादा परेशानी नहीं है। चीन, पाकिस्तान से तो उसे थोक के भाव भरपूर मदद मिल ही रही है, लेकिन अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देश भी पिघलने लगे हैं। असली मोर्चाबंदी घरेलू फ्रंट पर है और इसीलिए जल्द से जल्द सरकार बनाना जरूरी है। तालिबान अब इसी प्लान को अंजाम देने में लग गया है।
कब्जा तो हो गया, लेकिन अफगानिस्तान में पैठ जमाना तालिबान के लिए मानो लोहे के चने चबाने जैसा हो गया है। आवाम जानती है तालिबान राज उसका मुस्तकबिल है, मगर जिस मिट्टी, जिस मुल्क और जिस झंडे को सीने से लगाए रखा, उससे मोहब्बत कैसे खत्म हो सकती है। तालिबान की हुकूमत की नाक के नीचे अफगानी झंडा आसमान में लहरा रहा है। तालिबान को मुगालता था अफगानिस्तान की सत्ता को वो गोलगप्पे की तरह गप कर लेगा, लेकिन जनता अशरफ गनी की तरह रणछोड़ नहीं। पूरी हिम्मत से तालिबानियों का सामना हो रहा है। कंधार की ये तस्वीर देखिए, सीना तान कर ये अफगानी झंडा लपेट कर आगे बढ़ रहा है। तालिबानियों ने इसका झंडा छीना, इसे थप्पड़ मारे और जलालाबाद में इस नौजवान को तालिबान की गोलियां खानी पड़ी, क्योंकि इनके सीने पर अफगानिस्तान का झंडा चस्पा था। उधर पंजशीर से उठी बगावत की आग और तेज होती जा रही। 5 शेरों की घाटी में तालिबान को मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। पहले चारिकार हाथ से निकला और अब बलगान प्रांत के 3 जिले पुले हेसर, देह सलाम और बानो को नॉर्दर्न अलायंस के जांबाजों ने आजाद करा लिया। नॉर्थ अलायंस के 2 शेर अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह तालिबान के खिलाफ आवाज बुलंद किए हुए। तालिबानी कब्जे के बाद सालेह काबुल से भागकर पंजशीर आ गए और खुद को कारवां राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। I am currently the legitimate caretaker president of Afghanistan because I am inside the country. I am reaching out to all leaders of Afghanistan. I am standing for my country and the war is not over. They're going to fight for democracy as we speak today. They're going to fight for the rights of the people. They're going to fight for the rights of the women. And they're going to fight for many other values that we cherished and we love and we achieved in the past 2-3 days. बगावत की बुलंद होती इन आवाजों से तालिबान हिल गया है। उसकी बेचैनी बढ़ने लगी है, उसका विश्वास डगमगाने लगा है। अब्दुल गनी बरादर बिना वक्त गवाए काबुल पहुंचा है। आज तक को बरादर प्लान की पूरी डिटेल हाथ लगी है, जो तालिबान सरकार के गठन का ब्लूप्रिंट हो सकता है। इसके कुछ अहम डिटेल हम आपसे भी शेयर कर रहे हैं। नई सरकार के गठन में 3 बड़े किरदार होंगे, तालिबान, चीन और पाकिस्तान। तालिबान सरकार का पूरा खाका तैयार कर रहा है, चीन की सहमति जरूर लेगा। सरकार पर बात करने पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के अफगानिस्तान आने की खबर है। अफगानिस्तान की किस्मत में पहले भी एक गनी था और अब एक और गनी की एंट्री हो रही है। पहले तो अशरफ गनी थे, जो मुंह छिपाकर निकल लिए और अपने पीछे अफगानिस्तान को असहाय छोड़ गए। अशरफ का छोटा भाई हशमत तो उससे भी सवा शेर निकला, सीधे सीधे तालिबानियों से हाथ मिला लिया। और अब बरादर गनी के हाथों में अफगानिस्तान का भविष्य आने वाला है। लगता है गनी के ग्रह से इस मुल्क को मुक्ति नहीं मिलने वाली। अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। तालिबानियों के खिलाफ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी विरोध के सुर अब सुनाई देने लगे हैं। लंदन में बसे अफगानी काबुल, जो कि तालिबान राज के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं, अपना विरोध लगातार वहां पर जता रहे हैं। लंदन की सड़कों की ये तस्वीरें, जहां पर बसे अफगानिस्तान के लोग इस वक्त तालिबान के खिलाफ विरोध की आवाज बुलंद कर रहे हैं। लगातार नारेबाजियां हो रही हैं। उन्होंने कहा कि शांति चाहते हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज के साथ विरोध करते और शांति की मांग करते ये लोग। अफगानिस्तान को लेकर तालिबान का प्लान अब धीरे धीरे खुलने लगा है और ये प्लान अफगानिस्तान पर आतंक का शिकंजा और कसेगा। तालिबान ने काबुल की सुरक्षा अपने सबसे खूंखार गुट हक्कानी नेटवर्क के सुपुर्द कर दी है। हक्कानी नेटवर्क के हाथों में काबुल की सुरक्षा आतंकी संगठन अल-कायदा को मजबूत करेगी। यही तालिबानी राज है। यहां आम लोगों पर कोड़े बरसाए जाते हैं। तालिबान राज आजादी नहीं देता।
लेकिन अभी तो ये ट्रेलर है। तालिबान राज में अफगानिस्तान में और तबाही की आशंका है, क्योंकि राजधानी काबुल को तालिबानी लड़ाकों में सबसे खूंखार हक्कानी नेटवर्क के सुपुर्द कर दिया गया है। अफगान नेशनल रिकॉन्सिलिएशन काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला की खलील अल रहमान हक्कानी से 19 अगस्त को मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद ही अब्दुल्ला ने कहा था कि खलील अल रहमान हक्कानी काबुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाएंगे। ये वही बात हो गई कि मेमने की हिफाजत भेड़िए को सौंप दी जाए। इनका कब्जा होना मैं समझता हूँ अल-कायदा के लिए एक अनुकूल जमीन, जिसे कहते हैं फर्टाइल ग्राउंड है, मतलब उपजाऊ जमीन है, जहाँ के अल-कायदा जो अभी तक थोड़ा सा दबा हुआ था, इस्लामिक स्टेट भी थोड़ा उतना सक्रिय नहीं था, ये सारे संगठन और सक्रिय हो जाएंगे। और जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा का तो कहना ही क्या, उनके तो हौसले बुलंद हो चुके हैं। हक्कानी नेटवर्क का आतंकी संगठन अल-कायदा से सीधा और गहरा संबंध है। 1980 के दशक में जलालुद्दीन हक्कानी ने सोवियत रूस की सेनाओं के विरोध में हक्कानी नेटवर्क खड़ा किया था। हक्कानी नेटवर्क के नेता सिराजुद्दीन हक्कानी अभी तालिबान में डिप्टी लीडर की भूमिका में भी है। हक्कानी नेटवर्क ने ही सबसे पहले अफगानिस्तान में विदेशी मुस्लिम लड़ाकों को अफगानिस्तान में एंट्री करवाई। 1990 के दशक में उसने ओसामा बिन लादेन को अपने कैंप में आतंकी ट्रेनिंग शुरू करने का मौका दिया। 2001 में अफगानिस्तान पर अमेरिका के हवाई हमलों के बाद हक्कानी नेटवर्क और अल-कायदा ने पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान क्षेत्र में साझा ट्रेनिंग की। दावों के मुताबिक 2001 में ओसामा बिन लादेन को अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की नजरों से बचाकर पाकिस्तान पहुंचाने वाला हक्कानी नेटवर्क ही था। तालिबान ने सत्ता पर कब्जा करने के लिए हक्कानी नेटवर्क को काबुल सौंपकर एक तरह से साफ कर दिया है कि उसका आतंक चरित्र कहीं नहीं गया। 2008 में हक्कानी नेटवर्क ने काबुल के 5 सितारा होटल सिरेना पर हमला किया था। 2012 में खोश्त शहर के यूएस बेस पर हक्कानी नेटवर्क ने हमला किया था। 2017 में काबुल में जर्मन दूतावास के बाहर ट्रक बम विस्फोट कर 96 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। 2008 में न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्टर डेविड रोड के अपहरण में इसी नेटवर्क पर उंगलियां उठी थी। खूंखार हक्कानी नेटवर्क को काबुल की सुरक्षा सौंपा जाना भारत के नजरिए से भी बेहद गंभीर है। हाल ही में अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ पीस ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि हक्कानी नेटवर्क का पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से करीबी संबंध है। अगर काबुल की सुरक्षा हक्कानी नेटवर्क को सौंपी गई है तो मैं इसे कोई शुभ संकेत नहीं मानता हूं, क्योंकि हक्कानी नेटवर्क एक बड़ा कट्टर आतंकवादी संगठन रहा है, जिसके कि अल-कायदा से भूतकाल में बड़े गहरे संबंध रहे हैं, तालिबान से भी इसके बड़े निकट संबंध रहे हैं, और ये संगठन पाकिस्तान की आर्मी के इशारे पे काम करता है। हक्कानी नेटवर्क न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए गंभीर सुरक्षा खतरा है। जिस खलील अल रहमान हक्कानी को काबुल की जिम्मेदारी दी गई है, उस पर फरवरी 2011 में अमेरिका ने 50 लाख अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा था। वो UN के आतंकियों की सूची में भी है। लेकिन अब आतंक का ये आका अफगानिस्तान के आम लोगों की जान माल के ठेकेदार बना दिए गए। आज तक ब्यूरो।